आज अगर पाकिस्तान से हम सुरक्षित हैं तो इसके पीछे पंजाब का बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि पंजाब के इलाके को डिस्टर्ब करके, एक तरह से जब पंजाब अगर डिस्टर्ब हो गया तो जम्मू कश्मीर आउट ऑफ रीच हो जाता। काशीपुर में, उधम सिंह नगर के आपके रुद्रपुर में कई बार विस्फोट हुए, एक एडिशनल एसपी मारे गए रुद्रपुर में, बहुत सारी घटनाएं लगातार ऐसी हुई। भिंडरावाला। नमस्कार साथियों, आज शब्द रंग के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घड़ी है। हमारे साथ जेल सेवा के पूर्व और पुलिस सेवा के भी पूर्व आईजी साहब हमारे साथ हैं। तो हम लोग बात करेंगे भूली बिसरी जो आतंकवाद था हमारे यहाँ, खासतौर से सिख आतंकवाद, जिसकी नींव 1920 में पड़ी थी और 40 आते आते इनको भी लगा कि जब हिंदू को एक देश मिल रहा है, अब कांग्रेस उस समय हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती थी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करती थी। इस समय हालत कुछ और हो गया है, वो एक अलग बात है। हिंदूवादी पार्टी तो कांग्रेस रही नहीं अब। लेकिन बात असली ये नहीं है। असली बात यह है कि मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में सिखों के अलग राष्ट्र की मांग हुई, पंजाब का एरिया, दोनों साइड का पंजाब मिलाकर। बाद में इसको जगदीश सिंह चौहान थे, कनाडा से, उन्होंने इस मूवमेंट को ऑपरेट किया। लेकिन ये ऑपरेशन भिंडरावाला के उदय से लेके भिंडरावाला के अंत तक, ये जो समय था वास्तव में सिख आतंकवाद का समय था। और हमारे साथ रामकृष्ण जी हैं जो इस आतंकवाद से वास्तव में लड़े हैं, और ख़ास तौर से पंजाब नहीं, जो एरिया हमारे यहाँ इफेक्टेड था, तराई का एरिया, जिसके अंदर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का उधम सिंह नगर था। अब उधम सिंह नगर अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया है। काशीपुर और आसपास का पीलीभीत, गोला और ये आपका लखीमपुर खीरी, ये सब एरिया जो है, इवन शाहजहाँपुर भी टच करता था कुछ कुछ, तराई का बेल्ट, वहाँ पे सिखों का आतंकवाद काफ़ी हद तक फैला था। और जिस जाल को, उस जाल को काटा हमारे आईजी साहब ने। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार साथियों, मैं आर.के. चतुर्वेदी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का रिटायर्ड आईजी हूँ। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सिख आतंकवाद, या ये कहिए पंजाब प्रायोजित आतंकवाद, पूरी तराई में फैला हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि जब पंजाब में के.पी.एस. गिल के नेतृत्व में आतंकवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी संख्या में जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग थे, उन्होंने सुरक्षित शरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की तराई वाले हिस्से को चुना। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं इसको, बल्कि ये कहूँगा, इसको थोड़ा और विस्तारित करूँगा, कि ये देहरादून से लेकर के और लखीमपुर खीरी तक, ये पूरी की जो तराई बेल्ट है, इसमें आज़ादी के बाद पंजाब और पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके से आए सिखों को सरकार ने ज़मीन दे करके बसाया था। और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इस क्षेत्र को एक उपजाऊ और उर्वरा भूमि में बदल दिया था। आर्थिक रूप से समृद्धि बहुत थी। तो इसका जब पंजाब में कार्रवाई तेज हुई, के.पी.एस. गिल साहब के नेतृत्व में मुठभेड़ें होने लगी, तो काफ़ी संख्या में जो लोग शिफ्ट हुए, तो उसमें एक टेंडेंसी थी। पंजाब में लोगों को इलाके के हिसाब से बांटा जाता है। जो पटियाला के आसपास के होते हैं वो मलवई कहे जाते हैं, जो तरन तारण एरिया के हैं जट सिख थे, तो अपने अपने इलाके के हिसाब से। तो जो
आतंकवादी जिस इलाके का था, जी वहाँ से उत्तर प्रदेश के में उस इलाके का जो रहना बाशिंदा सरदार था, उनके यहाँ या जिनके रिलेशंस थे, रिश्तेदारियाँ थीं, उनके यहाँ आकर के ये लोग शरण पाने लगे। और इसी से एक तरह से उत्तर प्रदेश में ये जो पंजाब प्रायोजित आतंकवाद है या सिख आतंकवाद इसको कहेंगे, इसकी शुरुआत हुई। अब इसमें आप उठा लीजिए देहरादून, बिजनौर का तराई का हिस्सा, हमारे ये आपके मुरादाबाद के ऊपर का हिस्सा, ये आपका शाहजहाँपुर, पीलीभीत, और जो अब उत्तरांचल में चला गया है नैनीताल का जो तराई वाला हिस्सा था, पहाड़ से नीचे उतर का जो पूरा हिस्सा जब ऊधम सिंह नगर है, ये पूरा का पूरा, और लखीमपुर तक ये, बल्कि थोड़ा बहुत लखीमपुर के आगे भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार था बहराइच जिले तक, लेकिन यही ये पूरे का पूरा इलाका इससे ग्रसित हो गया। एक ढंग से गार्लैंड बना दिया देहरादून बिल्कुल, से स्टार्ट बिल्कुल, करके हाँ, जो है नैनीताल तक, देहरादून से उठा करके और बहराइच तक इन्होंने पूरे का पूरा एक बेल्ट जो थी वो डेवलप हो गई, जहाँ पे इस तरह की आतंकवादी गतियों की शुरुआत हुई। जी मेरा साहब का जहाँ जी सर, अब स्पेसिफिक मैं थोड़ा सा आना चाह रहा था, देहरादून से या उत्तर प्रदेश से न शुरू करके, क्योंकि आजकल मैं काशीपुर में रह रहा हूँ, तो ऊधमपुर नगर से हम लोग अगर इसको स्टार्ट करें, ऊधम सिंह नगर से, और ख़ास तौर से हमारे काशीपुर में और नानक मत्ता गुरुद्वारा है वहाँ पे आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो उस समय सर क्या स्थितियाँ थी? देखिए, जैसे उस तरह से शुरू हुआ तो सबसे पहले इसका प्रभाव आपका जो वर्तमान ऊधम सिंह नगर है, सबसे ज़्यादा यही इफ़ेक्ट हुआ था। काशीपुर है, रुद्रपुर है, और यहाँ पे इन लोगों को शरण मिलती थी। जी। शरण की वजह ये थी कि एक तो सहानुभूति थी, सबके मन में थोड़ा बहुत ये था कि हमारा अलग राष्ट्र हो सकता है और हमारे ये भाई बंधु हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब ये आतंकवादी या तथाकथित सुधारवादी के तौर पे आते थे और ये आके अच्छे रिस्ट्रिक्शंस लागू करते थे कि शादियां दिन में होंगी, बारात में 11 लोग से ज़्यादा नहीं जाएंगे, कोई सिख शराब का सेवन नहीं करेगा। तो शुरू में लोगों को लगा कि ये तो धर्म के ऐसे लोग हैं जो पूरे उसमें सोसाइटी में सुधार करना चाहते हैं। तो लोगों ने फिर इनको बतौर मतलब एक पूजनीय और आदरणीय की तरह से शरण देना शुरू किया। इस तरह से जब इन लोगों ने यहाँ पे अपने जड़ जमा दी तो उन्होंने देखा कि ये तो इलाका ऐसा है जो पंजाब से भी ज़्यादा समृद्ध और उर्वर है, और यहाँ पे धन दोहन की और इन सब चीज़ों की काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो इसको लेकर के फिर ये धीरे धीरे, अच्छा कुछ ठीक ठाक लोग आए, फिर उसके पीछे कुछ गड़बड़ लोग भी आए, कुल मिलाकर के फिर ये तैयारी शुरू हो गई कि इन्होंने पूरा यहाँ पे फिर फैला दिया। तो काशीपुर में, ऊधम सिंह नगर के आपके रुद्रपुर में कई बार विस्फोट हुए, एक एडिशनल एसपी मारे गए रुद्रपुर में, बहुत सारी घटनाएं लगातार ऐसी हुई। भिंडरावाला BTF के का सतनाम सिंह छीना, उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी का सेंटर ही आपका नानक मत्ता के आसपास का इलाका था। नानक मत्ता बहुत बड़ा धार्मिक स्थल होने के नाते वहाँ छिपने की भी सुविधाएं थी, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ का मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, लेकिन एक श्रद्धालु के रूप में आकर के कोई बड़े आराम से वहाँ की सराय थी, लंगर है, आज भी उसी तरह से चलता है। तो वहाँ पे इनको हर तरह की एक छिपने का एक सुरक्षित ठिकाना हो गया। और वहाँ गुरुद्वारों की सीरीज है, नानक मत्ता तो चूँकि सबसे बड़ा है इसलिए नानक मत्ता का उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर पूरी सीरीज है, चाहे आप ऊधम सिंह नगर के आप रुद्रपुर चले जाइए, चाहे काशीपुर चले जाइए। उसी में कभी कभी ये भी होता था कि जो बड़े किसान थे वो अपने अपोजिट पार्टी को निपटाने के लिए इनका सहारा लेने लगते थे। ये भी घटनाएं बहुत सारी हुई कि अपने खिलाफ पार्टी इसको लेकर के आपके रुद्रपुर काशीपुर एरिया में एक वो शर्मा जी होते थे और उनका उस सरदार लोगों का काफ़ी दिनों तक विवाद चलता रहा। तो कुल मिलाकर के एक्टिविटीज़ की जो जड़ थी वो तो वहीं पे थी, शाखाएं जो फैली वो इधर आपके लखीमपुर तक चली गई, उधर देहरादून चूँकि पंजाब से सटा हुआ था, नज़दीक था, तो वहाँ भी फैली। इसमें सर अभी भी हम देख रहे हैं कि सिख डोमिनेशन हमारे काशीपुर में बहुत ज़्यादा है, और हमारे विधायक भी लगातार विधायक जीतते रहे हैं। चीमा साहब, उनके पुत्र भी इस समय विधायक हैं। तो जो सिखों का बेसिक जो है वोट भी है सिखों का, बिल्कुल। और ये सब जो आतंकवाद
अभी हम लोग बात करेंगे, हम कभी कभी देखते हैं मोदी जी गुरुद्वारों में जाते रहते हैं, और इनका भी, सर योगी जी का भी बड़ा सहानुभूतिपूर्ण रवैया है आतंकवाद सरदारों को लेकर। सॉरी, आतंकवादी तो बहुत कम रहे होंगे। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन समाप्त हो गया है कि अंदर अंदर जीवित है? आपके हम जो पुलिसिया कार्य को हम बाद में बात करते हैं। नहीं, डेफिनेटली मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहूँ कि सरदार की कौम बहुत बहादुर है और बहुत ही मेहनती है जी। आप किसी भी उजड़े हुए स्थान पर किसी सिख को ला करके बसा दीजिए, वो कुछ दिन में उसको चमन बना देगा। मैं इसका बड़ा एक छोटा सा उदाहरण दूँ। हम लोग पूरी उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे यहाँ पैसा आएगा तो सबसे पहले हम मोटरसाइकिल खरीदेंगे, फिर हम बंदूक खरीदेंगे, फिर हम मकान बनवाएंगे। ऑल ऐसे खर्च हैं जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ खर्च होना है। मोटरसाइकिल लाएंगे तो तेल खर्च होगा, शराब पिएंगे वगैरह वगैरह, ऐसे सारे खर्च हैं। आप किसी सिख किसान के पास जाइए तो अगर उसके पास पैसा आया तो वो घर नहीं बनवाएगा, घर उसकी लास्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले वो बोरिंग करेगा, बिजली का कनेक्शन लगेगा, ट्रैक्टर लाएगा, मतलब वो सारी चीज़ें वो करेगा। मतलब अपनी अगल बगल का खेत खरीदेगा, जंगल को तोड़ के खेत बनाएगा। तो वो अपनी सारी मेहनत से एक साधारण सी ज़मीन को एक उपजाऊ ज़मीन में बदल देते हैं। और जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट है, हमारे यहाँ, आपके यहाँ ज़मीन का मोह होता है। ज़मीन का मोह ये था कि हमारे बाप दादा की ज़मीन है, मैं इसको कैसे बेचूं। उनके यहाँ ये नहीं है। उनको ये लग रहा है कि ये 5 बीघे ज़मीन बेच करके मुझे इसी पैसे से 20 बीघे ज़मीन कहीं और मिलेगी। मध्य प्रदेश में तो 20 एकड़ मिल जाती है, मिल जाएगी, तो वो तुरंत इसको बेच करके और सीधे वहाँ चले जाएंगे और फिर उसको उतनी ही मेहनत करके इसी जैसा बना लेंगे। और होमसिक की भी प्रॉब्लम, होमसिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमसिक नहीं है इसलिए किसी चीज़ से स्थायी लगाव नहीं है। ज़मीन है, उससे दुगनी तिगुनी मिल रही तो तुरंत बेचेंगे, दूसरी तीसरी जगह जाएंगे और अपनी मेहनत से उसे भी इतना ही बढ़िया तैयार करेंगे। वो कहते हैं आलू और सरदार हर जगह मिल जाते हैं। दुनिया में आप कहीं जाइए तो जो जिस समय ये चीज़ें हुई, जब आतंकवाद जिसको हम लोग कह रहे हैं, उस समय एक ज़रूर दिमाग में पैदा कर दिया गया था कि आपको एक अलग राष्ट्र मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये विदेश से प्रायोजित था, हमारे पर स्थायी दुश्मन पाकिस्तान से प्रायोजित रहता था। उनकी फंडिंग करते थे, शस्त्र देते थे, कई बार ऐसे असलहे मिले जो पाकिस्तान के बने हुए होते थे। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये मतलब सिख कौम की या सरदारों की ये भावना थी। ये है कि थोड़े समय के लिए उनको बरगला करके खड़ा कर दिया गया था। और इसमें भी जो अपराधी टाइप के लोग थे, कोई अच्छे पढ़े नहीं था, जो अपराधी टाइप के लोग थे, उनको उधर मोल्ड करना आसान था। उन्हें बड़ा आसान लगा कि हम बतौर अभी हम जेब काटते हैं, हम चोरी करते हैं या इस तरह का अपराध करते हैं, हम वहाँ हो जाएंगे तो हमारा डिग्री और हमारा लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरह करके ये आंदोलन शुरू कर दिया गया और अब देश में हमारे इसकी जड़ नहीं बची है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी विदेशों से इसकी कोशिश होती रहती है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो फरार आतंकवादी हैं, या तो कनाडा में शरण पाए हुए हैं या पंजाब में, तो वहाँ आपके पाकिस्तान में शरण पाए हुए हैं। तो आम सिख पे अब वो भावना नहीं है। ये ज़रूर है कि वो एरिया आपका जिसकी बात कर रहे हैं वो सिख आबादी से डोमिनेटेड है, और जो आबादी होगी उसी तरह से उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व होगा, उसी तरह से वहाँ पे हर चीज़ होगी। तो अभी हम लोग, मैं गया था जलंधर अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले, और उसके पहले मैं 80 के दशक में बहुत जाता था पंजाब। हमारा कुछ इस तरह का काम था। तो सर, पंजाब तो बदल गया। हम लोग आते थे पंजाब से, लौट के अपने इलाहाबाद में मशीनें हम लोग सर मंगाते थे पंजाब से। जी। और उसको यहाँ पे हम लोग जो है इरेक्शन करने के लिए पंजाब से आते थे। तो बड़ा मजाक उड़ाया करते थे कि यार यहाँ वाले तो समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, और वो लोग आते थे मशीन को इरेक्ट करना है, 1 दिन 2 दिन के अंदर करके निकल गए, और यहाँ वाले 5 दिन लगाते थे उसी चीज़ को। तो मैं शुरुआत से ही सरदारों से बड़ा प्रभावित रहा, और मैंने अपने जीवन के शुरुआत में जो पैसे कमाए वो इन्हीं सिख कम्युनिटी के साथ रह के मैंने पैसे कमाया। ये बहुत ज़्यादा जो है जैसे मारवाड़ियों से या जो है गुजराती बिजनेसमैन से एकदम डिफरेंट हुआ करते थे। और जब ये चीज़ें शुरू हुई उस समय तक तो कुछ भी अंतर नहीं था,
लेकिन जैसे ही ये उग्रवाद का हुआ तो धीरे धीरे हम लोग का आना जाना कम होता गया, लेकिन प्यार मोहब्बत अभी बना है। एक दिन मैं YouTube देख रहा था, एक फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कंपनी का जो है, तो ऐड देखा तो हमको लगा इनसे के साथ तो हमने जो है उस जमाने के जो है लाखों की डीलिंग की, मतलब अब के करोड़ों की डीलिंग की है। तो हमने उनको फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के पूछा कि वो जो है सुरेंद्र जी का क्या हाल चाल है, और 80 की बात है। तो कहा सुरेंद्र जी तो नहीं है। हमने कहा यार हम इलाहाबाद से अब बहुत आते थे, आपके यहाँ से बड़ी मशीनें खरीदी। तो कहे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हम लोग छोटे छोटे थे, सेवा पानी करते थे आपकी, अब बड़े हो गए हैं। तो एक बड़ी स्वीट सी कौन जो है, एकाएक मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं से भी हिंदुओं से अलग है, कहीं से भी ये अलग राज्य चाहते होंगे। क्या आपको लगता नहीं कि बहुत छोटा सा एक तबका जो है चाहता रहा होगा? डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ कि वहाँ एक अपराधी टाइप के और कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोगों ने चीज़ को जागृत किया। जी। अब एक माहौल हो जाता है, जब कहते हैं ना हवा बहने लगती है तो हर आदमी उसी तरफ पीट करके हवा का सुख लेना चाहता है। जी। तो कुछ अच्छे खासे समय के लिए इन्हें बरगलाया गया, इन्हें एक तरह से सोचने को विवश किया गया कि भाई हमारा अलग राष्ट्र होना चाहिए, हमारी अलग पहचान है। अदरवाइज़ कभी भी सिख कौम हिंदुओं के प्रति या देश के प्रति वो नहीं रही है। आप चाहे देख लीजिए जितने बड़े बड़े परमवीर चक्र, वीर चक्र के विजेता हुए हैं, सब में अच्छी खासी संख्या सरदारों की है। तो कुल मिलाकर के एक छोटा सा वर्ग और उसमें कुछ अपराधी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया और बढ़ाया। अब एक टाइम जब माहौल बन गया तो ऐसा लगने लगा हर आदमी चाहता है, लेकिन अंदर से शायद ही कोई चाह रहा हो। जी जी। तो वो चीज़ जब उस समय नहीं थी तो इस समय तो होने का सवाल ही नहीं। सर देखिए, हमें तो जो लगता है सिख का, पाकिस्तान अगर हारता है तो सिर्फ सरदारों से हारता है, और अगर सरदारों में बात करिए तो सनी देओल से हारता है। अभी आप बॉर्डर भी देखा होगा आपने, लोंगोवाला सेक्टर में लड़ रहे थे मेजर कुलदीप सिंह बन के, और सेम लड़ाई को ही 71 वाली वो जो है इसमें लड़ रहे हैं गदर 2 में। तो गदर 2 में भी लड़ रहे हैं वो सनी देओल साहब कश्मीर के आसपास जम्मू सेक्टर में। अब ये सरदार के ही बस का है कि एक साथ राजस्थान में भी और कश्मीर में भी लड़ सके, और किसी कौम के बस का है नहीं। आज अगर पाकिस्तान से हम सुरक्षित हैं तो इसके पीछे पंजाब का बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि पंजाब के इलाके को डिस्टर्ब करके, एक तरह से जब पंजाब अगर डिस्टर्ब हो गया तो जम्मू कश्मीर आउट ऑफ रीच हो जाता जी। तो ये बहुत दूर तक की सोची समझी साजिश थी। हम इसको छोटी चोट न समझें कि किसी ने किसी को बरगला दिया और वो खालिस्तान मांगने लगा। बेसिकली ये था कि पंजाब को इतना डिस्टर्ब कर दो कि पंजाब अगर डिस्टर्ब होगा तो बाकी हिंदुस्तान से और आपका कश्मीर का संपर्क ही कट जाएगा जी। तो बड़े आसानी से वो चीज़ें कर लेते। इसमें कुछ हद तक तो पाकिस्तान कामयाब हुआ। बिल्कुल हुआ। तो क्योंकि मतलब उग्रवाद तो खैर ख़त्म हो गया, लेकिन सर नशे में एकदम से जो है, जो उड़ता पंजाब एक पिक्चर बनी थी, बिल्कुल नशे में अभी मैं जब मेरे को सर वास्तव में मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह से पूरा इंडिया बदला है उस तरह से सर पंजाब नहीं बदला। अब डेफिनेटली पंजाब पे असर पड़ा है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये नशाखोरी और इससे उत्पन्न चीज़ें हैं। और ये नशे का पूरा कारोबार या व्यापार जो है वो पाकिस्तान से ही प्रायोजित होता है जी। तो वास्तव में पंजाब पे असर तो पड़ा है, पंजाब की इंडस्ट्रीज़ पे असर पड़ा है, पंजाब की खेती पे असर पड़ा है। तो ये नशे के कारोबार यूँ कहिए कि पंजाब की पीढ़ियों पे असर पड़ गया, पीढ़ियों पे असर पड़ गया है। स्टेशन पर सर मैं बैठा था, ट्रेन आने वाली थी, तो एक लड़का जो है आके पट से गिरा। मैं घबरा गया कि इसको चोट लग गई, कुछ हुआ, कैसे का एक गिर गया। तो मैंने बोला भी, मैं हट के जाने लगा, तो एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि आप घबराओ नहीं, ये पंजाब है, यहाँ ऐसा होता रहता है। यानी कि नशे में लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, आदत हो गई है लोगों को वहाँ देखने की।
तो सर आपके मुठभेड़ों की बात हम करेंगे। पहले प्रार्थना कर लें ईश्वर से कि पंजाब में वही सुख शांति लौटा ले बिल्कुल और नशा मुक्त करे बिल्कुल पंजाब को। बिल्कुल। अभी हमें काम मिला है पंजाब में करने के लिए, तो हम डरते इसलिए हैं कि वहाँ भेजेंगे तो हमारे लड़के जो है वो भी नशा शुरू कर नशा ना दें। शुरू कर दें, तो थोड़ा सा डर है। लेकिन सर पंजाब बहुत प्यारा स्टेट है, खाना खास तौर से, और जीवन शैली ही अलग है। एक हमारी वाइफ गई थी, एक पंजाब में हमारे सरदार जी दोस्त हुआ करते थे, तो हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने खाने पे बुलाया था, हमारी वाइफ भी साथ में थी। तो उन्होंने कहा कि जो है बात होती है कि बच्चे क्या करते हैं आपके, तो उन्होंने कहा जी 2 बच्चे तो मेरे बहुत अच्छे हैं, तीसरा वाला थोड़ा कमज़ोर है। तो हमने कहा कि क्या करते हैं दोनों जो अच्छे हैं? क्या नहीं, व्यापार करते हैं, अच्छा है, एक तो हमारे साथी है, एक को नई फैक्ट्री लगा के दे दिया है, वो कर रहे हैं, और तीसरा वाला तो कहा वो आईपीएस है, पुलिस वाला है, तो वही थोड़ा कमज़ोर है। पैसे में मतलब जो है एक व्यापार का जो एक टेंडेंसी, या तो फौज में जाते हैं और या फिर व्यापार में जाते हैं। खैर, तो सर असली मुद्दे की बात, आपकी शुरुआत में आतंकवाद की दौर में पोस्टिंग कैसे हुई, कहाँ हुई, और कब से आप सर जुड़े इस? देखिए सन 1979 जी 89 में मेरी नियुक्ति बलिया में थी। ओके कतिपय कारणों से गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र किया जी और मुझे लखीमपुर खीरी भेजा गया। लखीमपुर खीरी में तब तक आतंकवाद का उदय हो चुका था, इट वॉज 90 उदय हो चुका था, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला और कुख्यात आतंकवादी दर्शन सिंह घोड़ा, जी वो लखीमपुर का ही रहने वाला था। और उस समय पूरी तराई में, खास करके आपके लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और शाहजहाँपुर, इन तीनों ज़िलों में उसका पूरा आतंक स्थापित था। जी तो जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे कुछ शुभचिंतकों ने मुझसे कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम, हम बात करके चेंज कराते हैं। और लखीमपुर खीरी तो इस समय जो है सिख आतंकवाद से ग्रसित है। एक अधिकारी जो पहले ही ट्रांसफ़र हुए थे, कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र होकर के लखीमपुर से लखनऊ आए थे, बल्कि यूँ कहिए कि उनके स्थानांतरण से हुई रिक्ति के सापेक्ष मेरी नियुक्ति हुई थी। जी उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके समझाया कि कहीं चेंज करा लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारी बलिया पहली पोस्टिंग थी, दूसरी पोस्टिंग होने जा रही थी। पर अब वही होता है कि जहाँ कान्य जल बदा होता है, शायद मेरे मन में दिमाग में आए कि क्यों चेंज कराएं, और जो लोग वहाँ पे हैं क्या वो पुलिस वाले नहीं हैं, क्या उनके जीवन को खतरा नहीं है। तो कुल मिलाकर के फिर हमने निर्णय लिया कि हमें ज्वाइन करना है। मैं ज्वाइन किया मैंने। तो उस समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बीपी गुप्ता साहब थे, जो अब इस समय नहीं रहे। उन्होंने जाते ही मेरी नियुक्ति सीओ गोला के तौर पे कर दी। जी और गोला वही क्षेत्र था जहाँ का रहने वाला दर्शन सिंह घोड़ा था। गोला सर्किल में मैलानी थाना था, मैलानी में ग्रांट नंबर 3 गांव था। ग्रांट नंबर 3 पूरा सिखों का ही गांव था। बेसिकली ग्रांट का मतलब ये, अंग्रेज़ों ने उसको बतौर ग्रांट, उसको तो ग्रांट नंबर 3 उस गांव का नाम ही पड़ गया। जी तो दर्शन सिंह घोड़ा का वहाँ का रहने वाला था, और कुछ दिन पहले ही उसके गैंग ने गोला की स्टेट बैंक में डकैती डाली थी। हालांकि वो विफल हो गई और उसमें फायरिंग हुई, कुछ पुलिसकर्मियों ने, कुछ प्राइवेट व्यक्तियों ने उनके ऊपर फायर वायर किए, तो वो लूटने में सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन वो एक घटना की शुरुआत हो गई थी। जी तो जाते ही मुझे गोला सर्किल मिली, ज्वाइन किया हमने। संयोग कहिए या ईश्वर की कृपा कहिए कि मेरे ज्वाइन करने के 15-20 दिन बाद कुछ हम लोगों ने ऑपरेशंस इस तरह के शुरुआत किए, जिसकी वजह से दर्शन सिंह घोड़ा यहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़ करके पंजाब चला गया, और संयोगवश वहाँ गिरफ्तार हो गया। तो कुल मिलाकर के जो पहला एक्सपीरियंस था मेरा, वो गोला सर्किल का था। दर्शन सिंह घोड़ा यहाँ से हटा और वो गिरफ्तार हो गया। उसके साथ के कुछ लोग अरेस्ट हुए। एक पंजाब सिंह और पंजाबू था जो बाद में मारा गया मुठभेड़ में, वो सब अरेस्ट होकर के जेल वेल चले गए थे। तो एक तरह से एक्टिविटीज़, इंटरनल एक्टिविटीज़ तो थी, आना जाना था आतंकवादियों के गैंग्स का, लेकिन प्रत्यक्ष घटनाएं रुक गई। उसके बाद से मेरी पोस्टिंग फिर किसी कारणवश 2-3-4-6 महीना करीब मैं वहाँ रहा। उसके बाद मुझे लखीमपुर का सीओ सिटी बना दिया गया। तो सीओ सिटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी।
हाँ, शहरी एरिया एकदम। शहरी एरिया था और वहाँ इस तरह की कोई आबादी नहीं थी, कोई इस तरह से तराई वाला इलाका नहीं था, तो दूसरे तरह की लाइफ थी वहाँ पे। उस समय राम जन्म का आंदोलन वगैरह चल रहा था। जी लेकिन उसी दौरान एकाएक पूरी तराई में घटनाओं का एक देखिए जिसको कहिए कि उबाल सा आ गया। जी एक ही दिन में लखीमपुर खीरी में एक जगह पे घटना की गई, गोला में घटना की गई, शाहजहाँपुर के बंडा में की गई, पीलीभीत में की गई और आपके पूरनपुर में। एक रात में करीब 27-28 लोग मारे गए डिफरेंट उसमें। जी फिर उसके जस्ट बाद कुछ ही दिन बाद मैलानी में बरगद चौकी कांड हुआ, जिसमें बस से उतार करके नान सिख यात्रियों को एक लाइन में खड़ा करके 13-14 लोगों को भून दिया गया। और पलिया से एक डॉक्टर कपूर हैं, उनकी बेटी का अपहरण हो गया, बेटा समझ करके अपहरण कर लिया गया था। तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल सीरीज शुरू हो गई है। उसी दौरान आपके तराई के इधर जो ऊधम सिंह नगर वगैरह है, वहाँ रामलीला ग्राउंड में विस्फोट हुए, बस स्टेशन पे विस्फोट हुए। तो फायरिंग और विस्फोट दोनों तरह की घटनाएं एकाएक शुरू हुई। जी इस दौरान जो हमारे लखीमपुर खीरी का जो हिस्सा था वो प्रभावित था, वो था पलिया, निघासन, संपूर्णा नगर, मैलानी, जो शारदा नदी के दोनों तरफ का इलाका था। जी तो कुछ घटनाएं ज़्यादा हुई और वहाँ नियुक्त अधिकारियों पर शायद कम भरोसा रहा होगा। जी फिर मेरी पोस्टिंग सीओ पलिया के तौर पे कर दी गई, जिसका मुख्यालय पलिया था और पलिया के 6 पुलिस स्टेशन जो सारे के सारे इस तरह की गतिविधियों से ग्रसित थे, वो एक्टिव थे मतलब चालू थे। उसी दौरान हमारे पड़ोसी ज़िले में थानाध्यक्ष हजारा की ब्लास्ट करके हत्या कर दी। इंस्पेक्टर पूरनपुर को गोली मार करके, उस इंस्पेक्टर के साथ 2 लोगों को, इंस्पेक्टर पूरन जंग बहादुर सिंह थे, उनको गोली मार दी गई। कुल मिलाकर के बड़ी अराजक सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बड़ी मनोरंजक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये डॉक्टर साहब की बेटी का अपहरण हुआ था, तो हमारे तत्कालीन डीआईजी लखनऊ और एसएसपी 1 हफ्ते तक ये लोग पलिया में कैंप किए, जब तक लड़के बरामद नहीं हैं। जी लेन देन करके शायद कुछ देवे करके छुड़ा पाए ये लोग। उसके बाद डीआईजी साहब सिटी में आए और मुझे उन्होंने डाक बंगले में बुलाया जी और बुला करके उन्होंने बड़े मतलब एक भावुक तरीके से मुझसे कहा कि वी नीड यू इन पलिया। तो हम लोगों ने नौकरी ऐसे ही की थी, सर डेफिनेटली आई विल गो। डीआईजी साहब लखनऊ आ गए। रात में हमारे एसएसपी साहब वीके गुप्ता साहब आए, उन्होंने मुझे अपने बंगले पे बुलाया और बड़े मतलब बड़े भाई की तरह से समझाना शुरू किया कि देखो चतुर्वेदी ऐसे है वैसे है। और तो मैंने छूटते ही कहा, सर वो डीआईजी साहब मुझे बता गए हैं कि मुझे पलिया जाना है, तो सर आप ये बता दें कि मुझे कब जाना है। जी तो अगला सवाल उनका था, तो मैं अपनी श्रीमती जी से पूछा। मैंने कहा सर उनको बता दिया है। तो बोले, उन्होंने क्या कहा? बोले ठीक है, नौकरी आपकी है, जो चाहे तो करिए। तो आई एम रेडी टू गो। और हम अगले दिन सीओ पलिया नियुक्त कर दिए गए। जी एसएसपी साहब खुद उन्होंने कहा कि तुम उस इलाके से परिचित नहीं हो, मैं लगातार ऑपरेशंस करता रहा हूँ उधर, तो 2-4 दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। एसएसपी साहब, मैं ये मतलब एक क्रेडिट की बात है कि एसएसपी साहब साथ गए हमारे और 1 दिन 2 दिन रहे। मैंने कहा सर आप जाइए, हम संभाल लेंगे। हम लोगों ने ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन किया। और ये ज़रूर मैंने कप्तान साहब से कहा था कि साहब अगर मैं किसी को कह दूंगा कि ये आदमी है ऐसो रहने लायक नहीं है, तो उसे आप फिर रहने नहीं देंगे। और मैं किसी को मांगूंगा तो अगर वो अन्यथा अनुपयुक्त नहीं होगा तो आप उसे पोस्ट कर देंगे। इस पे हमारी सहमति बन गई। हमने रिक्वेस्ट की। एक मुकेश कुमार थे, अभी हैं, इंस्पेक्टर से रिटायर हुए, एसओ पलिया बने। एक डीएन मिश्रा थे, वो एसओ संपूर्णा नगर में। पुरुषोत्तम शरण थे, वो एसओ भीरा बने। और पहली वहाँ की स्थिति में कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन 6 बजे के बाद थाने पे ताला लग जाता था और फोर्स छतों पे होता था कि कभी भी अटैक हो सकता है। फोर्स मिल रही थी, सीआरपीएफ की कंपनी मिली हुई थी, बीएसएफ एक कंपनी मिली थी, लेकिन जब तक आप उसे लीड नहीं करेंगे, लेके जंगल में नहीं जाएंगे तो क्या कर लेंगे? वो तो इलाके से वाकिफ़ है नहीं। तो पहली ही रात हम लोगों ने तय किया, हमारी पूरी टीम जो थी यंग टीम थी, मैं भी उस समय यंग ही था सो कॉल्ड, बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो है अटैकिंग पोजीशन पे होंगे। और पहली रात ही जिस दिन ज्वाइन किया, उसी दिन रात को 11 बजे से लेकर के जो हम लोगों ने दबिश और ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू किया, तो सुबह 5 बजे तक
जितने नोन शरण स्थली थी, यहाँ रुकते हैं, वहाँ रुकते हैं, इस गुरुद्वारे में रुकते हैं या गुरुद्वारे के बाहर वो ग्रंथी के घर में रुकते हैं, एक तरफ से तलाशी लेकर के सबसे पहले हम लोगों ने ये मिथ तोड़ने की कोशिश की कि साहब पुलिस रात को नहीं निकलती है, और हम सक्सेसफुल रहे। उसके बाद तो फिर जब एक बार माहौल बन गया तो फिर लोकल सरदारों की भी मदद मिलने लगी, नान सरदारों की भी मदद मिलने लगी, सूचनाएं भी मिलने लगी। और आज मैं बताऊंगा कि एक हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि कौन सा गैंग है, कितने लोग हैं, किसके साथ कौन, बस ये था कि मालूम है कि बस आतंकवादी हैं और ये इस तरह से फायर पावर से। उसी दौरान एक हमें इनका लड़का, ऐसा लड़का था जो सारे गैंग्स के बारे में इंसाइक्लोपीडिया टाइप चीज़ था, नाम उसका हरभजन सिंह था। हरभजन सिंह मिल गया मुझे, हम लोगों को भजना। उसको बैठा करके जब हम लोगों ने वो मतलब कहते हैं ना क्वेरी, क्वेश्चंस और ये सब चीज़ें, इंट्रोगेशन टाइप की चीज़ें करनी शुरू की, तब पता चला कि इस समय तो यहाँ कम से कम 4 अलग अलग गैंग सक्रिय हैं, और किसके पास क्या फायर पावर है, किसके पास कौन लोकल सपोर्ट है, कौन सा गैंग कहाँ रुकता है, कौन सा गैंग इस जगह नहीं उस जगह रुकता है। तो हमें हर गैंग की का एक तो उनका पीछे का क्या था, जैसे KCF का सुक्खा गैंग एक्टिव था, बब्बर खालसा का पोला गैंग एक्टिव था, BTF के भिटरावाला टाइगर फोर्स का था, और आपका KCF का एक पंजवाड़ ग्रुप का भी गैंग, मतलब 4-5 गैंग उस समय पता चला कि पूरी तरह, नॉट स्पेसिफिक फॉर बलिया और लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर, ये तीनों जिलों में जो गैंग ऑपरेट करते थे वो कॉमन थे, कभी वहाँ कभी यहाँ, क्योंकि भौगोलिक रूप से तीनों जिले सटे हुए हैं और उनका प्रभावित एरिया तो बिल्कुल ही क्लोजली सटा हुआ है। इस तरह से हम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारियाँ गैंग्स के बारे में भी हो गई, उनके शरणदाताओं, फिर शरणदाताओं पे दबाव। इसी क्रम में सबसे पहली मुठभेड़ हमारी हुई दुधवा के जंगल में, और 2-3 महीने हुए थे हमें कहीं से सूचना आई कि रात में पर्टिकुलर जगह पे एक गैंग रुका था और उसने फलाने के यहाँ से खाना गया। हम लोगों ने फोर्स तैयार की, हम लोग गए, और जहाँ से खाना गया था उनको बुलाया गया, थोड़ा बहुत पुलिसिया तरीके से पूछताछ की। पहले तो मना करते रहे, जब स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई कि तुम्हारा ये लड़का लेके गया था, वो लड़का लेके गया था, तब वो टूट गए। तब उस लड़के को ही ले आए। लड़के ने बताया कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर जंगल के अंदर जा कर के गैंग रुका था, उनके करीब 16-17 लोग थे, उनको हमने खाना खिलाया है। और उसने ये बताया, इतनी बात झूठ बताई उसने, कि गैंग यहाँ से नेपाल निकल गया, क्योंकि वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर बाद ही नेपाल की सीमा शुरू होती थी। फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल गो एंड सी द प्लेस जहाँ गैंग रुका था, शायद कुछ हो। फिर 3 टीमें बनाई गई अलग अलग, तीनों अलग अलग दिशाओं से चली। संयोगवश हमारी एक जो लेफ्ट फ्लैंक की टीम थी, जो एसओ संपूर्ण नगर के साथ थी, दयानंद मिश्रा के, वो टीम रास्ता भटक गई। अदरवाइज़ वो उस समय का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनकाउंटर होता। हो सकता है हम लोग भी जाते, हो सकता है वो भी जाते, क्या होता ये पता नहीं। आगे जाने के बाद एक पर्टिकुलर जगह के बाद वो लड़का ठिठकने लगा, तो हमें डाउट हो गया कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठिठक क्यों रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसने झूठ बोला है, गैंग है। तो बहुत मनोरंजक चीज़ हुई। हमारे साथ 2 हमराह रहते थे, एक वर्मा था, सुरेश वर्मा था, और एक रामस्वरूप या कुछ ऐसा नाम था। तो हमने उसमें से उसको, रामस्वरूप पूरब का था, उसको कहा कि तुम पेड़ पर चढ़ करके ज़रा देखो आसपास कुछ दिखाई पड़ रहा है। वो मूर्ख पेड़ पर चढ़ा, और उसने जैसे ही देखा ऊपर से ही भोजपुरी में चिल्लाया, अरे हौका बाणा से साहब। और उसका चिल्लाना, और उधर गैंग के 16-17 लोग ज़मीन पे लेटे हुए थे, 2-3 लोग वहाँ पे पहरेदारी कर रहे थे, सब एक साथ, मतलब कहते हैं ना उसको सेकंड्स के भी टुकड़ों में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो चिल्लाया। हमारी निगाह पड़ी, उनकी निगाह हमारे तरफ पड़ी, और फायरिंग शुरू हो गई। क्योंकि हम लोग भी इस पोजीशन में थे कि साहब कभी भी मुठभेड़ हो सकती थी, तो वी आर रेडी, हाँ वेल इक्विप्ड थे, और बिल्कुल तैयार थे कि कभी भी गोली चलानी पड़ सकती। उधर से फायरिंग शुरू हुई, इधर से फायरिंग शुरू हुई, और कहते हैं कि वो उस समय कुछ नहीं सूझा सिवाय इसके कि दौड़ा लो। और मुझे लगता है कि शायद पहली बार आतंकवादियों को भी लगा कि पुलिस दौड़ा सकती है। वो भागे, फायरिंग हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। हमारे साथ BSF थी, BSF चूँकि ट्रेंड है तो BSF पीछे रुक गई। हम लोग सिविल पुलिस के, मुकेश हमारा SO, उसके साथ के साथ हम रहा, और हमारे साथ के हम लोग 8-10 लोग जो हैं, उनको बिल्कुल फायरिंग करते हुए दौड़ा लिया हम लोगों ने।
थोड़ी देर बाद पता चला पीछे से बीएसएफ ने फायरिंग शुरू की। अब ये लगा कि उनकी गोली से मरेंगे या इनकी गोली से मरेंगे। खैर तुरंत हम लोगों ने इशारा किया तो खैर बीएसएफ वालों ने फायरिंग रोकी। इस बीच वहाँ पे हाथी घास होती है दुधवा के जंगलों में, जो करीब 15 से 20 फीट ऊंची होती है। सामने हाथी घास का जंगल था, ये जो गैंग था वो उसमें कूद गया। उसके बाद हम किसी को मार नहीं पाए। बाद में ये पता चला कि 2 लोगों को गोली लगी थी और गैंग उनको लेकर के नेपाल चला गया था। नेपाल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर उन्होंने उनका शवदाह कर दिया। ये चीज़ बाद में 1-2 दिन बाद फीड हुई, लेकिन उसकी क्रेडिट हम लोगों को नहीं मिल पाई। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जब लौटे हैं तो करीब हमें 2,500 कारतूस 5-6 के 47 जो छोड़ के भागे थे। अच्छा। तो मतलब पहली बार ये हुआ कि साहब पुलिस ने दौड़ाया और आतंकवादी असला छोड़ के भाग गए। किसी का रखा कोई लेटा होगा, सोया होगा, तो वो अपना असला नहीं उठा पाया होगा, भाग गया। तो हमें 4-5 शस्त्र मिले। हम लोगों ने मुठभेड़ मतलब अपनी लिखा पढ़ी करके कार्रवाई की। दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट जहां आतंकवादियों पर पुलिस भारी पड़ी। उत्तर प्रदेश में जी। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि ये गैंग वही था जो 2 दिन पहले उसने पूरनपुर में इंस्पेक्टर पूरनपुर की हत्या की थी जंगलों में। तो गैंग उधर उनकी हत्या हुई तो उधर पुलिस की एक्टिविटी बढ़ी, तो घाघरा पार करके वो इधर शरण लेने आ गए थे। और यहीं रहते अगर वो छेड़ न जाते फिर हो सकता है इधर भी कोई वारदात करते। कुछ सर थोड़ा आइडिया है कि इंस्पेक्टर साहब की कैसे हत्या की? हाँ, बेसिकली जंगल में गैंग होने की सूचना मिली थी तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। तो लखीमपुर खीरी की पलिया की पुलिस और हजारा पीलीभीत का वो घाघरा इस पार है। तो हम लोगों ने घाघरा के इस पार वो लगा रखा था, कहते हैं गाड़ाबंदी कर रखी थी कि अगर उधर से निकलते हैं तो इधर आएंगे तो हम लोग वो करेंगे। वहाँ उस तरफ उन लोगों ने कॉम्बिंग की। इसको एम्बुश ही बोलेंगे? एम्बुश बोलेंगे, हाँ। उधर पीलीभीत की पुलिस और शाहजहाँपुर की पुलिस ने ज्वाइंटली उधर ऑपरेशन किया था। तो इन लोगों को कहीं कोई मिला नहीं है। तो टीम वापस लौट रही थी। तो इंस्पेक्टर साहब और उनके साथ 2 लोग थे। उन्हें एक उधर बेंत का जंगल बहुत है, पीलीभीत पूरनपुरी क्षेत्र में बेंत का जंगल बहुत है। तो एक बेंत का कुंज बन जाता है, कुंज जैसा बन जाता है। तो वहाँ इनको डाउट हुआ कि ज़रा देख लें इसमें तो नहीं है कोई। अब पूरा गैंग वहीं बैठा हुआ था उसी के अंदर। जैसे ये नज़दीक गए उधर से उन्होंने फायर खोल दिया और इंस्पेक्टर साहब और उनके साथ एक और कांस्टेबल था जो बिल्कुल उनके साथ चल रहा था, दोनों वहीं मौके पे मारा गए। बाद में फिर पुलिस ने कार्रवाई की और उसमें से 3 दिन बाद उसमें से एक को मतलब जो उस गैंग के जो लोग वहाँ रुक गए थे उस पार, उनमें से एक आदमी को इन लोगों ने लिक्विडेट करने में सफलता पाई। वो गैंग पूरा का पूरा इधर आया था और यहाँ हमारी मुठभेड़ हो गई। तो बाद में ये पता चला कि हम लोगों के इस रियल मुठभेड़ जिसको कहूँगा, इस रियल मुठभेड़ की वजह से गैंग में फूट पड़ गई। गैंग के कई लोग गैंग छोड़ के भाग गए क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा कि पुलिस गोली चलाती है और पुलिस की गोलियों से हम मर सकते हैं। जी सर, इसमें जैसे आपने शुरुआती दौर पे आतंकवाद का इनकाउंटर किया आपने उनका आतंकवाद के साथ, तो सर उस समय कुछ ऐसा लगा नहीं कि हमारे पास ट्रेनिंग की या इक्विपमेंट की ऐसा काफ़ी कमी है? बहुत कमी थी। मैं आपको बताऊं, नहीं लगता कि पुलिस ट्रेंड होगी आतंकवाद से लड़ने लायक? उत्तर प्रदेश पुलिस आतंकवाद से लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं थी और हमारे पास वेपन्स नहीं थे। जी। मेरे पास जो पहली AK-47 आई थी, मैं आपको वही बताना चाहूँगा, वो AK-47 सरकारी नहीं थी, वो आपने कहीं से रिकवर? कहीं से, हाँ। हम लोगों ने, ऐसा हुआ था कि इसके पहले एक बार मोहम्मदी में मुठभेड़ हुई थी लखीमपुर पुलिस से, तो उसमें कई AK-47 बरामद होकर के और मालखाने में रखी हुई थी। SSP साहब से बात करके हम लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट जज थे सिंह साहब, उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब ये असलहे रखे ख़राब हो जाएंगे तो आप इनको पुलिस को सुपुर्दगी में दे दीजिए। और जज साहब ने मेहरबानी दिखाते हुए 4 AK-47 जो रखी हुई थी पुलिस के मालखाने में, उसको अनुमति दे दी प्रयोग करने के लिए। अब सवाल पैदा हुआ कि इस पर कारतूस कहाँ से आएंगे? तो साथ ही साथ कुछ कारतूस भी बरामद हुए थे। अच्छा। तो वो कारतूस और जो मतलब माल मुकदमाती जिसको कहेंगे, वो माल मुकदमाती के तौर पे पहली AK-47 हम लोगों के हाथ में आई, तब तक सरकारी नहीं आई थी, हालांकि कुछ ही दिन बाद आ गई। लेकिन जिसको कहेंगे कि फर्स्ट टाइम जो AK-47 हमने अपने हाथ में उठाई, वो सरकारी न होकर के माल मुकदमाती वाली थी। और अदरवाइज हम लोगों के पास वही पुराने ज़माने की 303 राइफलें और बस्केट्स थी, जो एनसीसी में हम लोगों ने, जो एनसीसी में आपने चलाया था। फिर 303 मजबूत आ गई थी, वो तो खैर पावरफुल वेपन था। और स्टेन गन होती थी।
यही शस्त्र थे हमारे पास उस समय आतंकवादियों से। लेकिन ये ज़रूर था कि हमें सेंट्रल फोर्सेज मिली हुई थी, बीएसएफ थी हमारे पास। अच्छा, बीएसएफ बीएसएफ की, हाँ वेल इक्विप्ड थे वो। हाँ, दे आर वेल इक्विप्ड। वो तो चूँकि बॉर्डर वाले थे तो उनके पास तो सब कुछ था, जी जी जी। पाकिस्तान बॉर्डर से आए थे। और सीआरपीएफ के साथ भी आपने काम किया? सीआरपीएफ भी हमें एक कंपनी, एक प्लाटून सीआरपीएफ की मिली थी और एक कंपनी बीएसएफ की मिली थी। जी। तो थोड़ा सा जो है वो अनुशासित सिपाहियों को लीड करना आसान हो गया आप लोगों हाँ, के लिए। डेफिनेटली वो वेल इक्विप्ड थे। और साथ ही साथ फिर हम लोगों ने भी अपनी टीम बनाई। पुलिस में तो नए हिम्मती लड़के भी होते हैं और आलसी भी होते हैं, जी तो वी सेलेक्टेड द बेस्ट। और थोड़ा बहुत उनको उनके साथ शस्त्र वस्त्र भी सिखवाया गया। तो एक तरह से आप कहिए कि बेसिक्स सिखाकर हम लोगों ने अपनी टीम तैयार की। कोई हम लोगों के साथ जो हमरा रहते थे जी। वो कहीं पीछे हटने वाले लड़के नहीं थे। तो अच्छा सर, एक चीज़ थोड़ा सा बहुत पर्सनल कि जब आप मुठभेड़ के लिए निकल रहे हैं, हम लोग तो मैक्सिमम जो है बहादुरी का काम किए हैं एग्ज़ाम देने, एग्जामिनेशन हॉल में जाने तक का बहादुरी का काम किए हैं। तो जब आप लोग निकलते थे तो मेंटल स्टेटस क्या होता था, क्या सोच आती थी, इमोशंस किस ओर स्विंग करते रहते थे? देखिए, मुठभेड़ के लिए तो निकलने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि जब हम लोग रोज़ निकलते थे और मैं बहुत बताऊँ आपको कि मतलब हम शाम को लौटेंगे कि नहीं ये पता नहीं होता था जी। और उस समय वही भावना होती थी। मेरे एक मित्र हैं, अभी भी मित्र हैं, कभी कभी कहते हैं, उनकी माता जी जो हैं वो उस समय वहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी। जी। तो मैं मिश्रा जी हैं, तो मिश्रा जी ने अभी कुछ ही दिन पहले ये संदर्भ फिर से दोहराया जी। कि माता जी ने इनको कहा कि बुलाओ उसको, जब मैं पलिया जा रहा था। हाँ। तो मैं बुलाया गया तो उन्होंने कहा कहाँ बहू को यहाँ छोड़ करके और तुम ये वो वगैरह वगैरह। तो मेरे मुंह से यही निकला कि माता जी जा रहे हैं या तो झंडा गाड़ के आएंगे या लपेट के आएंगे। जी। ये डायलॉग बाद में बहुत मशहूर है, बट 89 में मैंने माता जी से यही कहा था कि जा रहे हैं झंडा लपेट के आएंगे या गाड़ के आएंगे। जी। तो मुझे आज भी इस बात का गर्व है कि हम झंडा गाड़ के आए। लपेट के तो नहीं आना पड़ा, ना लपेटवाना पड़ा, गाड़ के आए, साला सीने पे गाड़ के आए। अच्छा सर, आपकी वाइफ और ख़ास तौर से आपके वाइफ के बहाने मैं जानना चाहता हूँ कि सारे फोर्सेस में जो लोग हैं, पैरामिलिट्री, मिलिट्री एंड पुलिस, सबको इंक्लूड करके, तो उनके दिमाग में, उनके दिल में किस तरह की भावनाएं होती, कभी तो एक्सप्रेस करती होंगी? उनके दिल की भावना तो फिर वही जाने, क्योंकि बहुत असुरक्षित थी चीज़ें और थोड़ा बहुत उनको मानसिक अवसाद की स्थिति उत्पन्न आई। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर आकर के यहाँ लखीमपुर में रही, काफ़ी दिन तक रही, एक मॉरल सपोर्ट के लिए। और सबसे मतलब कहते हैं ना, सबसे गड़बड़ी हमारे जो ड्राइवर गनर होते थे, जब हम लोग लौट के आते थे तो जब भी मौका पाते थे, मेम साहब को समझाइए कि अपने तो जाएंगे हम लोगों को भी ले जाएंगे। उसके बाद लौट के आने के बाद जो मतलब भाषण सुनना पड़ता था, हालांकि कभी उन्होंने निरुत्साहित नहीं किया, यही कहा कि देखिए काम आपका है, आप करिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो यहाँ तक था। बाकी तो अब वही कहते हैं ना, फौजी की पत्नी या फोर्स वाले की पत्नी आधी वो भी फोर्स वाली हो जाती है। ये जो सबसे, जैसे आपने डायलॉग बोला था कि झंडा गाड़ के आएंगे या लपेट के आएंगे, वैसा ही मशहूर आपका भी ये भी डायलॉग होगा कि फौजी की पत्नी भी आधी फौजी हो जाती है। वो उसी वातावरण में रहती है, वही अनुशासन देखती है। जब बाद कहते हैं ना कि पतिदेव जब बाहर अनुशासन नहीं कर पाते तो घर पे अनुशासन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका टेम्परामेंट उसी तरफ डेवलप हो जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो हमेशा कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मानसिक तौर पे तैयार रहती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं फिर एक चीज़ और कहूँगा कि पुलिस की नौकरी में या फौज की नौकरी में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो आपका परिवार करता है, आपकी पत्नी और आपके बच्चे। आप अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाते हैं और पत्नियां हमेशा आशंकाग्रस्त रहती हैं कि पता नहीं आज गए हैं क्या करके आएंगे या क्या होके आएगा। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन है, हमने ऑप्ट किया है, उन्होंने हमें ऑप्ट किया है, हमने पुलिस नौकरी को ऑप्ट किया है, तो सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक करते हैं। कज़न है छोटा,
जी वो आईपीएस हुआ। जी तो हालांकि दंतेवाड़ा वाली जो घटना जी हुई जी थी जी उस पर वो सस्पेंड हो गया था, एसपी वही था अच्छा अच्छा। दंतेवाड़ा में, हाँ जिसमें हाँ विद्याचरण सीआरपीएफ, हाँ शुक्ला हाँ वगैरह विद्याचरण शुक्ला वगैरह मारे गए थे। मारे गए कांग्रेसी, थे। पूरी कांग्रेसी नेता विहीन हो गई थी। हाँ, कांग्रेसी नेता विहीन हो गई थी। तो उससे हमने एक बार पूछा कि हमारा लड़का था, थोड़ा पढ़ने वढ़ने में अच्छा था, तो हमने कहा गुड्डू इसको बनवाएं क्या, कुछ आईपीएस और पीएस की तैयारी कराएं? कि भैया परिवार के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आईपीएस के लिए आईपीएस अच्छा नहीं है। परिवार का पूरा जो है वो रहता है, लेकिन हम लोग की लाइफ जो है एकदम से जो है कठिन लाइफ, बिल्कुल बोलते कठिन। 2 गैलेंटियर अवार्ड्स मिला जी उसको। जी जी तो इसमें सर जो मुठभेड़, तो अब हम लोग ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करें कि ये सब भुला दी जाने वाली चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल। और लोग भूल जाएं कि कभी सिख आतंकवाद था भी, या और नहीं सिख, था। क्योंकि सिख आतंकवाद के लिए वो खालिस्तान मांग रहे थे, तो उनको कनाडा मिल गया है। जिनको राज्य ही करना है तो वो सब कनाडा के राजा बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सिख जो है कनाडा की संसद में ओवर पावर हो गए हैं, पूरा जो है कनाडा की इकोनॉमिक्स को वो संभाल रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उनका कनाडा में होने वाला है। अच्छा सर, एक चीज़ का और, जो ये आज का देखिए, दोनों आतंकवाद तो पाकिस्तान प्रायोजित ही है मोटे तौर पर। जो ये मुस्लिम आतंकवाद है, क्योंकि पंजाब में दाल गली नहीं मोटे तौर पे पाकिस्तान की, क्योंकि जो सिख है और हिंदू है वो एक दूसरे में इतना गुथा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ है कि चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए, वो हमारा भाईचारा उस ढंग से कभी भी जो स्ट्रक्चर है, फैब्रिक है, वो कभी भी फटेगा नहीं। ये दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। जी, एक ही पिता के, वैसे तो एक ही पिता के संतान तो मुसलमान भी हैं, वो कौन से लंदन से इंपोर्ट किए गए थे। लेकिन इसमें सर जो कहते हैं ना, संस्कार की बात है, वो सिख बेशक है, लेकिन संस्कार तो वही है पूरे के पूरे। और पूरा अगर आप गुरु ग्रंथ साहब के अंदर देखिए तो बाबा फरीद से लेके कबीर से लेके सभी की तो बाणियाँ हैं उसके अंदर, तो जो भी बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस, हाँ, तो उसको उन्होंने कर लिया। सर ये जो अगर आज की डेट में टेररिज्म है, हालांकि ज़्यादातर इंडिया से ख़त्म हो चुका है, कुछ जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अभी एक जो घटना हुई दिल्ली में, लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, आपके लखनऊ की भी एक महिला पकड़ी गई, डॉक्टर। तो इन दोनों में सर बेसिक फ़र्क क्या देखते हैं आप? देखिए, अगर आप बात करिए मुस्लिम फंडामेंटलिज्म की, जी, तो इनकी कट्टरता ज़्यादा है जी, और पता नहीं क्या इनके सिस्टम है, ब्रेन वॉश का या क्या भी जिसको कहिए, कि लोगों का किस तरह से ये ब्रेन वॉश करते हैं, किस तरह से समझाते हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जी, ये उस दिशा में बह जाते हैं। जबकि जो हमारा सिख आतंकवाद था, जिसको पंजाब वाला कहीं, वो एक लिमिटेड एरिया में लोकलाइज था। जी, लेकिन आप मुस्लिम आतंकवाद को न तो दुनिया में न तो देश में किसी एरिया में लोकलाइज नहीं कर सकते। वो केरल में भी हो सकता है, वो बंगाल में भी हो सकता है, वो पंजाब में भी हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। भाई इन इंडिया ओनली, हाँ, तो मतलब कर रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, और बाकी दुनिया में भी हर जगह है। जी, तो वो तो लोकलाइज था, इसलिए हम लोग उस पर आसानी से हमें दबाने में सफलता प्राप्त हुई। जी, जो दूसरा जिस मुस्लिम आतंकवाद की बात आप कर रहे हैं, वो अंदर अंदर सुलग रहा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, दिल्ली की घटना में चीज़ें सामने आ गई, अचानक ब्लास्ट हो गया आगे, जी, हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी साजिश होती, एक साथ कई जगह होने वाला होता। जी, तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य, हमारे देश का सौभाग्य है कि ये सब चीज़ें होने से पहले ही पता चल गई। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट से किया तो पकड़ भी गया। हाँ, और खाली अमोनियम नाइट्रेट तो बहुत छोटा कॉमन सा टाइप है, की चीज़ है, बहुत कॉमन टाइप की चीज़ है।
और दूसरा जो कहते हैं ना कि इसकी फंडिंग, जी जो मुस्लिम आतंकवाद है, इसकी फंडिंग, इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, और इसमें कहते हैं कि धर्म के नाम पे जो जुड़ाव है जी वो बहुत व्यापक है और बहुत घातक है। जी वो तो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम और आप सारे लोग जागरूक बने, जी। सारे लोग इस चीज़ को देखना शुरू करें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं दूसरी बात कहता हूँ कि वो धर्म के प्रति धर्मांध जी हैं। हमारे आपके बच्चे कहाँ थे? होंगे ही नहीं। उनका बच्चा तो छोटा सा बच्चा होता है, उसको पहली बार जब वो रोज़ा रखता है तो फंक्शन करते हैं, जी बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि उसको जोड़ते हैं धर्म से। हमारे यहाँ तो हमारा बच्चा अगर मंदिर नहीं जाता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि बड़ी बड़ा मॉडर्न बच्चा है हमारा, मंदिर नहीं जाता, भगवान नहीं मानता, हम बड़े खुश होकर बताते हैं। तो फिर हम उनको क्यों दोष दें? हम अपने को दोष दें ना। आप लव जिहाद की बात करते हैं, भाई आप अपने बच्चों को, बेटियों को सड़कियाँ क्यों ऐसे संस्कार नहीं देते कि वो उधर न जाएं? तो कमजोरी हमारी है। कमजोरी ये है कि हम अपने सिद्धांत, अपने संस्कार, अपने चीज़ें अपने बच्चों में आरोपित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहक रहे हैं। वो डे वन से कोशिश करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि कितना भी पढ़ जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, कितनी भी अच्छी जगह पे पा जाए, कहीं न कहीं उसके दिमाग में वो होता है, और वही इसके प्रसार का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, इसमें सर देखिए, एक कवित्री बहुत बड़ी है नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की, और नाम नहीं बोलूँगा, वो अमीनाबाद के पास किसी कॉलेज में वो पढ़ाती थी, और वो कहती थी हमको, भैया इतना अफसोस होता है कि हमारी अपनी लड़कियां ही वो पटाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी लड़कियां भी तो कम मानने वाली नहीं हैं, वो खुद भी उधर जो है झुकी रहती हैं, और ये तो चाहे ड्रम में काटी जाए चाहे फ्रिज में रखी जाए, वो बात की बात है। लेकिन इसमें सर जैसे यहाँ पे दोष दिया जाता है, अगर हमारी बात होती है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में इस तरह का विभाजन क्यों है, और कहीं न कहीं से जोड़ा जाता है कि 14 के बाद से हिंदू भी थोड़ा कट्टर उग्र हुआ है, उग्र भी हुआ है। लेकिन सर ये देखिए, और उसके लिए भाजपा को और आरएसएस को खास तौर से दोष दिया जाता है। अब सीरिया में तो भाजपा है नहीं, आरएसएस भी नहीं है, आपका ईरान में ना आरएसएस है ना भाजपा है। सीरिया में तो सर हालत ये है कि एक गुट के खिलाफ रूस लड़ रहा है और एक गुट के खिलाफ अमेरिका लड़ रहा है, उसी के अपोजिट दूसरे ग्रुप के खिलाफ जिसके पक्ष में अमेरिका था उससे अमेरिका लड़ रहा है, और जिसके मैं पक्ष इसके में पीछे आपको बहुत स्पष्ट बताऊं। देखिए, हमारा धर्म डिफरेंट, वो धर्म डिफरेंट। अगर आप मुस्लिम धर्म के इतिहास में जाएं तो ये कबीलों का धर्म है जी, तो कबीलाई कल्चर अरब में तो वही कबीलाई कल्चर है। हाँ। तो कबीले में कभी एक जगह नहीं होता, मतलब कबीले की सरदारी कौन करेगा, ये संख्या बल और शक्ति निर्धारित करती थी, तो वो आदत पड़ी हुई है। आप लखनऊ में देखिए, सिया सुन्नी का झगड़ा होता है, हाँ। होता है कि नहीं? ऐसा खतरनाक पाकिस्तान में होता है। जी। तो ये चूँकि वो धर्म ठीक है, इस्लाम को सारे लोग मानते हैं, चीज़ों को मानते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर ये कबीलाई कल्चर है जिसको लेकर वो आपस में टकराते रहते हैं कि कौन सा कबीला लीड करेगा। सीरिया में जो है, एक कबीले के लीडर फलाने होंगे, एक कबीले के लीडर ठिकाने होंगे, दोनों में शक्ति का संघर्ष हो रहा होगा। जी। अब सर इतना पैसा आ गया, सच पूछा जाए तो पूरे गल्फ में पैसे ही है, लेकिन कुछ कुछ जगह हमको लग रहा है कि बदलना शुरू हो गया है। और एक चीज़ शायद आप इत्तेफाक करेंगे हमसे या फिर आप बताएंगे, होता क्या है कि जैसे जब शुरू में ईसाई आए, ईसाई के 600 साल बाद जो है मुस्लिम शायद सेम जगह से, जो कहते हैं ना इब्राहिम की जो है ये मज़हब है, उसके पहले जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, यहूदी। तो सर 600 साल में अभी 1400 के बाद से ये हो गया, तो 2000 साल जो है ईसाइयत का हुए हो गया है। तो
तो सर ये भी ईसाई भी बहुत बर्बर और बहुत कट्टर थे। आप देखिए कि जो प्रोटेस्टेंट हैं और कैथोलिक हैं, इन दोनों का झगड़ा वहाँ पे भी शुरू हुआ था। ये तो देखिए, आदमी जहाँ रहेगा वहाँ आप नहीं, आपका उसकी छोड़िए, आप पड़ोस 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 में आदमी झगड़ा कर रहा है। जी दोनों एक जात के हैं, एक धर्म के हैं, पांडे जी तिवारी जी को ठोके जा रहे हैं। तो ये तो मानवीय प्रवृत्ति नहीं, है। अब सर देखिए कि अब अंग्रेज या गोरी कपड़े वाले हम लोग सभ्य और सुसंस्कृत मानते हैं उनको, जबकि ऐसी स्थिति शुरुआत में नहीं थी। वो भी बर्बर वैसे ही बिल्कुल थे। ठीक है, आप जो कह रहे हो ना, इसके पीछे शिक्षा का हाथ है। जी शिक्षा, जो मॉडरेट शिक्षा हुई या हमारी आपकी शिक्षा हुई, अंग्रेजों की जो शिक्षा हुई, उसने तो शिक्षित बना करके सभ्य बनाया। जी इन लोगों की एक तो शिक्षा नहीं है, जो भी बवाल करते हैं ज़्यादातर उसमें अशिक्षित या वही लोग होते हैं। जी दूसरा, शिक्षा है भी तो मदरसे वाली शिक्षा है, जी वहाँ आपको फिर वही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर शिक्षा जैसे सरकार की योजना है, मैं इसको दूसरी तरह से घुमाऊँ बात करूँ, तो सरकार ने कहा कि मदरसे में भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा, उसकी बुक्स लागू होंगी। तो अब इन मदरसों से जो पढ़ के बच्चे निकलेंगे, शायद जी उनके ऊपर वो जो पुराने संस्कार हैं उन पर का असर न पड़े, और शायद वो जिस तरह से अंग्रेज सभ्य हुए उस तरह से इनके लोग भी सभ्य होने लगे। सर ये हमें लगता है कि ज़्यादा आशावादिता है। देखिए, अभी इंग्लैंड का एक उदाहरण मैं देता हूँ। इंग्लैंड में एक जज साहब थे मुस्लिम, और हाल की घटना है, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। उसमें एक छोटी बच्ची के साथ जो है उसको हिजाब पहनाया और उसके साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश किया, और बुजुर्ग साहब जो है 70-72 वर्ष के थे। पुलिस आई, गिरफ्तार किया, पकड़े गए, और जो हमारे मुस्लिम भाई जज साहब थे उनकी अदालत में पेश हुए। और उसी समय सेम टाइप के ही अपराध में एक गोरा भी पेश हुआ उनकी अदालत में। गोरे को तो उन्होंने 10 साल की सज़ा कर दी, और जो हमारे मुस्लिम भाई थे तो उनको आपने डांट के वार्निंग दे के छोड़ दिया। रीज़न क्या लिखा कि ये जो है 5 वक्त के नमाजी हैं और बहुत पहले से नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए ये अच्छे आदमी हैं, इनको जैसे जज साहब को सरकार को चाहिए बर्खास्त कर दे। अब सर इंडिया होता तब तो, इंग्लैंड है वो तो इंग्लैंड में भी बर्खास्त होते ही होंगे, नियम तो होगा ही कुछ। सर इंग्लैंड इज ए मुस्लिम कंट्री नाउ। अब इंग्लैंड को वो इंग्लैंड आप मत सोचिए जो है, आपने पूरा डोमिनेट कर लिया है। और ख़ास तौर से जो पाकिस्तान वाले, हिंदुस्तान वाले मुसलमान हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक हैं। जो काले मुसलमान घुसाए हैं उन्होंने बड़ा हाल विचित्र कर रखा है। अभी शायद जो है एक पान पराग का जो है वो था एडवर्टीजमेंट, वो कहते थे कि हमने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लिया है। पान पराग का कोई मालिक बोलता था। तो वैसे ही सर देखिए होने लगा है चीज़ें। आज जो फ्रेंच के साथ हमारी डील हुई, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील हुई, वो हमारी नेवल सुरक्षा भी उनको चाहिए अपने जहाज़ चलाने के लिए। और जिनके पास इतनी बड़ी नेवी थी, और पहला जहाज़ आया था हंटर जो है आपके बंगाल में, ब्रिटिश नेवी का, व्यापारियों का। तो सर ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। इसमें सर आशा की किरण जो मुझे लगती है, अंग्रेज बहुत बर्बर थे, आज से 400 साल पहले ये सुधर गए और बड़े भारी वैज्ञानिक हो गए और बड़े सुसंस्कृत हो गए। तो हमको भी लगता है सर मुसलमान भी एक दिन सुधर जाएगा, चाहे उसमें 400 साल लगे। नहीं, सुधरना चाहिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। क्योंकि समय सर आपने कम दिया था और हमने विषयांतर करके आपसे बहुत सारी बातें कर ली। और लेकिन सर हम भी इलाहाबाद के, और आप इलाहाबाद रहे बहुत हैं। एक चर्चा इलाहाबाद पे बनती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इलाहाबाद पे बनेगी तो जेल पे बनेगी, अतीक पे बनेगी, और भी तमाम माफिया थे ही उस समय के। तो मौला मुक्कल के साथ भी आप
का इनकाउंटर रहा ही होगा। बिल्कुल। और इधर झूसी साइड के बाहुबली लोग, तो एक सर हम लोग जब बचपन से जुड़े, जब आंखें खुली और थोड़े थोड़े जवान हुए, 9th क्लास से मैं इलाहाबाद पहुंच गया, तो मन में बड़ा क्रेज होता था इन लोग का। तो आपने इनका क्रेज भी देखा और इनका क्रेज आपने दूर भी किया, उस पर सर चर्चा होगी तो मज़ा आएगा। नमस्कार सर।